हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882। ये एक्ट लागू हुआ है 1 जुलाई 1882 को। इस पूरे एक्ट में 64 सेक्शन है और 6 चैप्टर में ये पूरा एक्ट डिवाइडेड है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ईजमेंट का क्या मतलब होता है। ईजमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 4 के अंदर बताई गई है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को जो मैंने टुकड़ों में लिख दिया है यहाँ, उसको देखते हैं। इंडियन ईजमेंट एक्ट में सबसे पहले क्या है डेफिनेशन में कि किसी भूमि का स्वामी या अधिभोगी, यानी कि अगर किसी भूमि का अगर कोई ऑनर है या अधिभोगी, यानी कि जो उसका भोग कर रहा है, जो उसको काम में ले रहा है, जो उसको यूज कर रहा है, वो अपनी भूमि के फायदाप्रद उपभोग के लिए जिस भूमि का वो स्वामी है या जिस भूमि का वो उपभोग कर रहा है, उस भूमि के उपभोग के लिए, फायदेप्रद उपभोग के लिए, यानी कि अपने खुद के उस भूमि के फायदे के लिए नहीं, उस भूमि पर अपने फायदे के उपभोग के लिए किसी अन्य की भूमि में अपनी भूमि के फायदाप्रद उपयोग के लिए किसी सेकंड पर्सन की भूमि में कोई बात करने या रोकने के लिए रखता है। क्या रखता है? जो अधिकार रखता है वो अधिकार क्या होता है? सुखाचार, यानी कि ईजमेंट होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ए है, ये रास्ता है, ठीक है। बी, आप ऐसा देख लेते हैं इसको कि ए बी, यही सीढ़ियां कॉमन जा रही है। तो अगर बी को ऊपर की तरफ जाना है, अपने घर से ऊपर की तरफ जाना है, तो वो इन सीढ़ियों का उपयोग करेगा जो ए की भी कॉमन सीढ़ियां हैं। जो ए की सीढ़ियां हैं उसी रास्ते से बी अपने घर पे पहुंचेगा जो ए के घर से होकर जाती है। तो बी को, अब आ जाते हैं इस डेफिनेशन पे कि बी जो किसी संपत्ति का स्वामी है, अपनी संपत्ति के फायदाप्रद उपभोग के लिए किसी अन्य की भूमि से कुछ करने या न करने का जो राइट रखता है, वही राइट होता है सुखाचार, और उसे ही आप इंग्लिश में ईजमेंट कहेंगे। सुखाचार कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं सुखाचार क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या सुखाचार होते हैं। सबसे पहला जैसे ये है मार्गाधिकार। एक ही रास्ता है, ऊपर वाले फ्लैट में कोई और रह रहा है, नीचे वाले फ्लैट में कोई और रह रहा है, और उससे नीचे वाले फ्लैट में कोई और रह रहा है। G+2 का मान लीजिए कोई फ्लैट है, तो अगर उस पे ऊपर जो पर्सन है, जो उस ऊपर वाले फ्लैट का ऑनर है, वो अपने फ्लैट पर जाने के लिए उस भूमि का स्वामी उस भूमि के फायदाप्रद उपभोग के लिए किसी अन्य की भूमि पर से अगर वो जाता है, तो वो क्या होगा? उसका सुखाचार होगा, यानी कि वो उसका यूज कर सकता है अपनी भूमि पर जाने के लिए। तो ये तो क्या है? मार्गाधिकार। मार्ग पर जाने का राइट है, दोनों का कॉमन राइट है, तो दोनों उसका यूज करेंगे। तो ये है मार्गाधिकार, भी एक तरीके का सुखाचार होता है। जल लेने का अधिकार, अगर गांव में या कहीं पर भी कोई कुआं है या कोई भी ऐसा तालाब वगैरह है जहां पानी है, तो वहां पर किसी को अपने जीवन यापन के लिए जल लेने का जो अधिकार है, वो भी एक तरीके का सुखाचार ही है। पर हाँ, किसी की पर्सनल से नहीं लेना, किसी की पर्सनल घर में घुसकर पानी का उपयोग नहीं करना है। जो कॉमन है, जहां पर किसी का अधिकार है और वहां से भी उसका पहले से वो लेता आ रहा है और वो उसका यूज करता है, तो वो क्या है? वो भी एक तरीके का सुखाचार है। वायु और प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार, अगर किसी व्यक्ति ने अपने घर में बनाते वक्त
खिड़कियां रखी है तो उसको ये राइट है कि वो उस खिड़की से वायु और प्रकाश ले, क्योंकि यह उसका सुखाचार है। प्रणाली में नालियों को निकालने का, किसी भी व्यक्ति को अपने घर में पानी की निकासी के लिए नालियां और प्रणाली निकालने का भी सुखाचार प्राप्त है। पार्श्व सहारे का अधिकार, जब कोई घर बनता है तो एक कॉमन दीवार होती है, तो उस कॉमन दीवार का उसके साथ में जिसके वो अटैच में है उसको भी उस कॉमन दीवार का यूज करने का जो राइट होता है वह भी सुखाचार ही होता है। पशुओं को चराने का अधिकार, अगर किसी रूढ़िजन्य में अगर कोई चारागाह बना हुआ है तो वहां पर पशुओं को चराने का भी अधिकार सुखाधिकार ही है। कारखानों से धुएं एवं वाष्प से वायु को प्रदूषित होने से रोकने का अधिकार, अगर शहर के बीचों बीच या आवासीय इलाके में अगर कोई फैक्ट्री या कल कारखाने लगे हुए हैं जिससे प्रदूषित जल निकल रहा है और वायु प्रदूषण हो रहा है, तो हर व्यक्ति को ये राइट है कि वह उसको वायु को और जो धुएं से जो वायु अशुद्ध हो रही है उसको और जो वाष्प है उसको वहां से हटाए, ताकि वह अपना जीवन सुखद तरीके से जी सके। तो वहां से उनको हटाने का, उनको प्रदूषित होने से रोकने का जो अधिकार है वह भी सुखाधिकार है। तो ये मैंने आपको एक कॉमन सुखाधिकार जो बताए हैं, जो सुखाधिकार की श्रेणी में आते हैं कि कौन कौन से सुखाधिकार हो सकते हैं। मार्ग का अधिकार सुखाधिकार होता है, कहीं से जल लेने का अधिकार है तो वो भी सुखाधिकार है, वायु और प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार है, सुखाधिकार है, पार्श्व सहारे का अधिकार है, सुखाधिकार है, कल कारखानों वगैरह इनसे प्रदूषण को रोकने का जो राइट है वो भी सुखाचार है, ईजमेंट है, और अगर कोई नालियां प्रणाली वगैरह निकालने का राइट है वह भी सब सुखाचार की श्रेणी में ही आते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से सुखाचार हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है ईजमेंट के। सुखाचार के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं जो सुखाचार की श्रेणी में आएंगे, जो सुखाचार को बनाएंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में हम पढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। आइए देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं जो इसमें आएंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला आपका तत्व है कि दो पृथक संपत्ति हो, दो अलग अलग संपत्तियां होना जरूरी है। एक संपत्ति कौन सी होगी, जिसका उपयोग करना है, और एक संपत्ति वो होगी जिसके रास्ते में से होकर उस संपत्ति का उपयोग करना है। तो पहली संपत्ति को क्या कहेंगे, अधिष्ठायी संपत्ति, और दूसरी संपत्ति को क्या कहेंगे, अनुसेवी, यानी कि जिस पर से होकर जाना है, जिसके बारे में, जिस संपत्ति पर से हमको कुछ करने का राइट मिला है और किसके फायदे के लिए राइट मिला है, उसे अधिष्ठायी संपत्ति बोलते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहला है क्या है कि दो पृथक पृथक संपत्तियां होनी चाहिए। अधिष्ठायी संपत्ति होगी एक और दूसरी होगी अनुसेवी संपत्ति। अब एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं कि ए है, वो अपने घर जाता है, तो वो अपने घर जाने के लिए बी के खेत में से होकर निकलता है। तो ए का घर क्या है, ए अपने घर जा रहा है और जा कहां से रहा है, ये पूरा बी का खेत है मान लीजिए, और यहाँ पे ए का घर है, तो इसके खेत से होकर निकल के जा रहा है। तो ये बी का घर है, वो है अधिष्ठायी संपत्ति, और जिस पर का यूज करके वो अपने घर तक जा रहा है वो है
अनुसेवी संपत्ति, यानी जो सेवा प्रदान कर रही है वो अनुसेवी संपत्ति और जिसका हमें यूज करना है वो है अधिष्ठायी संपत्ति। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दो पृथक पृथक स्वामी और अधिभोगी हो, संपत्तियां दो, स्वामी भी दो होने चाहिए, यानी एक तो इसका स्वामी और एक इसका स्वामी। तो इस स्वामी को क्या कहेंगे? अधिष्ठायी अधिभोगी, और इसको बोलेंगे अनुसेवी अधिभोगी। अधिभोगी यानी कि जो वो भोग कर रहा है, जो उसका यूज कर रहा है, और वही यहाँ पर क्या है? मालिक भी है, वही उस संपत्ति का स्वामी है या जो उसको भोग कर रहा है। तो उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, अधिष्ठायी सेवक, अधिष्ठायी स्वामी बोल सकते हैं और अनुसेवी स्वामी बोल सकते हैं, या अधिष्ठायी अधिभोगी, अधिष्ठायी, मैं लिख देती हूं यहां पर, अधिष्ठायी अधिभोगी और दूसरा है अनुसेवी अधिभोगी। तो ये दो होंगे, कौन होंगे? स्वामी और या फिर अधिभोगी। दो पृथक पृथक संपत्तियां हो, दो पृथक पृथक स्वामी या अधिभोगी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अधिभोगी, अधिष्ठायी अधिभोगी, अनुसेवी अधिभोगी। जैसा कि मैंने एग्जांपल से बताया था कि ए क्या करता है? अपने घर पे जाने के लिए बी के खेत से होकर निकलता है। तो ए है अधिष्ठायी अधिभोगी और बी है अनुसेवी अधिभोगी। बी की संपत्ति है अनुसेवी संपत्ति और ए की संपत्ति है अधिष्ठायी संपत्ति। इसको इस तरह के एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो वो ध्यान में रहेगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अधिष्ठायी संपत्ति का फायदाप्रद उपभोग। अब ए क्या कर रहा है? ए जा रहा है अपने घर और अपने घर में रहने के लिए जा रहा है, तो अपनी संपत्ति के फायदाप्रद उपभोग के लिए ये सुखाचार मिलता है, ना कि अपनी संपत्ति को फायदा पहुंचाने के लिए। यहाँ फायदा पहुंचाना नहीं है, उसका फायदाप्रद उपभोग करना है। ध्यान रखना, फायदा पहुंचाना नहीं है, उसकी उन्नति नहीं करनी है, उसका फायदाप्रद उपभोग के लिए अनुसेवी संपत्ति का यूज करना है। तो ये होता है, क्या है कि उसका फायदाप्रद उपभोग करना है, ना कि उसका अपनी संपत्ति को फायदा पहुंचाने के लिए जाना है। पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं, सुखाचार सकारात्मक भी हो सकता है और भाई नकारात्मक भी हो सकता है। अब सकारात्मक नकारात्मक देख लेते हैं क्या क्या होता है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि ए अपने घर जा रहा है और बी के खेत से ही उसके घर जाने का रास्ता है, तो ये जो जाने का रास्ता है वो उसका सकारात्मक है कि भाई मुझे घर जाना है तो इस रास्ते से जाना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव सेंस है। नेगेटिव सेंस बताती हूं। ए के घर में अगर मान लीजिए घर बना है, उसने खिड़कियां खोल रखी है वायु और प्रकाश के लिए। जैसा कि मैंने बताया था, वायु और प्रकाश प्राप्त करने का भी एक सुखाधिकार होता है। तो ए ने उस घर में अपनी खिड़कियां खोल रखी है, खिड़कियां बना रखी है वायु और प्रकाश के लिए। तो बी उसकी खिड़कियों को रोकने के लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे उसका वायु और प्रकाश बंद हो जाए। तो ये है नेगेटिव, यानी कि उसे ऐसा कोई एक्ट नहीं करना है, करना नहीं है। कोई दीवार नहीं खड़ी करनी कि उसकी खिड़कियां रुक जाए, उसके दरवाजे रुक जाए, जिससे उसे वायु और प्रकाश मिलना ही बंद हो जाए। तो सुखाचार सकारात्मक भी हो सकता है और कुछ नहीं करने के लिए, बाउंड करने के लिए वो भी क्या होता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, खिड़की वायु प्रकाश को रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, और किसी को घर जाने के लिए अगर वही कॉमन रास्ता है तो वो उसका उपयोग कर सकता है, या नालियां बनवाने का उसका राइट है तो बनवा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सुखाचार किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी को उस हैसियत से
भूमि के उपभोग करने के लिए प्राप्त होता है। सुखाचार किसको मिलता है? उस भूमि के या तो स्वामी को मिलेगा या जो उसका उपभोग कर रहा है उसको मिलेगा। किसी थर्ड पर्सन को उस सुखाचार का यूज करने का कोई राइट नहीं है। एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए ए है, वो बी जो उसके नीचे किराए पर रहता है, बी जो उसके नीचे किराए पर रहता है, तो उसको उस मार्ग पर जाने का एक राइट दे रखा है, एक सुखाचार दे रखा है। अब मान लीजिए बी है, वो मकान खाली करके चला जाता है, मकान खाली करके चला गया। अब इसकी जगह आ गया, कौन आ गया? सी आ गया। तो ये राइट अब किसको मिल जाएगा? सी को मिल जाएगा। मान लो बी को नीचे गाड़ी की पार्किंग करने का एक सुखाचार दे रखा था कि यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। अब बी जब चला गया तो सी अपनी गाड़ी पार्क करेगा। ऐसा नहीं है कि अब बी आकर करेगा कि मुझे ऐसा राइट दे रखा था, नहीं। जो उसका स्वामी होगा या तो वो या जो उसका उपभोग कर रहा है, केवल वही व्यक्ति सुखाचार का यूज कर सकते हैं। अधिभोगी उस हैसियत से ही भूमि को उपभोग करने के लिए प्राप्त है। सुखाचार किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी को उस हैसियत से, जिस हैसियत से वो वहां बने हुए हैं, तभी वो राइट है। पहले ये टेनेंट थे, अब ये टेनेंट है। ऐसा नहीं है पहले वाले टेनेंट आके कहेंगे नहीं अब तो मैं गाड़ी खड़ा करूं, नहीं होगा ऐसा। अब जो हैसियत है वो बदल गई है और अभी हैसियत में कौन आ गया है? अब अधिभोगी कौन आ गया है? अब अधिभोगी सी आ गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सुखाचार व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। सुखाचार कोई भी व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। यह अधिकार क्या है? यह अधिकार एक संपत्ति के यूज करने के लिए, एक संपत्ति के विरुद्ध अधिकार है। एक भूमि का भूमि के लिए भूमि को यूज करने का राइट है, ना कि कोई पर्सनल राइट है। कोई पर्सनल राइट नहीं है ये। कोई व्यक्ति किसी भूमि का यूज करता है और किसी भूमि के विरुद्ध करता है, क्योंकि वो उसके रास्ते से जाएगा तो यानी कि वो उसके खिलाफ हो गया। और किसका यूज कर रहा है? अपनी भूमि का उपभोग करने के लिए, फायदाप्रद उपभोग करने के लिए। तो ये कोई व्यक्तिगत राइट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सुखाधिकार अधिष्ठायी संपत्ति से पृथक अंतरणीय नहीं होता है। हमने ये चीज टीपी ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट में भी देखी है कि केवल ऐसा नहीं है कि सुखाचार को अलग से ट्रांसफर कर दिया जाए, नहीं। अगर एक ऊपर वाले मकान पर जाने का यही एक रास्ता है नीचे वाले से, तो ऐसा नहीं है कि ये रास्ते को सेल कर दिया। अब रास्ते को ही सेल कर देंगे तो ऊपर घर में कैसे जाएंगे? ठीक है। और अगर घर को सेल कर दिया और ये सुखाचार नहीं दिया तो ये घर कोई काम का नहीं है। यानी कि दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। सुखाधिकार अधिष्ठायी संपत्ति से पृथकरणीय नहीं, अंतरणीय नहीं है, यानी उसे पृथक अंतर नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको बताया, या तो ऐसा नहीं है कि इसको अलग कर दिया कि आप ऊपर का मकान दे रहे हैं पर सीढ़ियां नहीं दे रहे, अब उसके ऊपर का मकान क्या काम का। अब उसे कह दिया सीढ़ियां दे रहे हैं, सीढ़ियां अलग कर दी और मकान नहीं दे रहे, तो उसके मकान क्या काम का। और अगर मकान दे दिया और सीढ़ियां नहीं दी तो फिर वो दोनों ही बात है। तो दोनों चीजें, अगर ऊपर का मकान दोगे तो सीढ़ियां साथ देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी, तभी वो उसका यूज कर सकता है। इसलिए सुखाधिकार की जो ये वस्तु है अधिष्ठायी संपत्ति से उसको पृथक नहीं किया जा सकता, उसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर अधिष्ठायी संपत्ति ट्रांसफर होगी तो सुखाचार भी ट्रांसफर होगा। यही ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट में भी कहा गया है। नेक्स्ट, सुखाचार दाय योग्य है। दाय योग्य यानी कि इनहेरिटेंस है। अब पिताजी इन सीढ़ियों का यूज करते थे, उस मार्ग पर जाने के लिए यूज करते थे, उस मार्ग का यूज करते थे अपने घर तक जाने के लिए। तो उनके जाने के बाद में उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, तो ये क्या है? दाय योग्य अधिकार होता है।
सुखाधिकार एक दाय योग्य अधिकार होता है। आज पिता यूज कर रहे हैं उस रास्ते का, तो कल को बेटे भी करेंगे। अगर बेटों से वो अधिकार छीन लिया जाएगा तो वो उस अपनी भूमि का यूज कैसे करेंगे, इसलिए यह अधिकार दाय योग्य अधिकार होता है, दाय योग्य अधिकार होता है। अब लास्ट में आता है सुखाचार न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण पर आधारित एक अधिकार है। ये अधिकार है जो न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण पर चलता है, जहां पर एक व्यक्ति को ये राइट दे दिया जाता है कि वो अपनी भूमि का आराम से, तसल्ली से यूज कर सके, किसी दूसरे की भूमि से को यूज करते हुए, दूसरे की भूमि को उपयोग में लेते हुए। तो ये सब मैंने आपको बताए हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स के बाद में ईजमेंट एक्ट में ईजमेंट्स के कुछ टाइप्स भी हैं, तो आप इनको नोट डाउन कीजिए, हम उसके टाइप्स को भी देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ईजमेंट कि ईजमेंट के कौन कौन से टाइप्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला कौन सा टाइप है, कौन कौन से प्रकार है कि आवश्यकता जनित सुखाचार। आवश्यकता जनित सुखाचार यानी कि मान लीजिए किसी को, मैंने जैसे एग्जांपल में बताया, अपने घर के उपयोग की आवश्यकता है, तो किसी रास्ते से जाने का जो उसका अधिकार होगा वो आवश्यकता जनित सुखाचार होगा। कहीं पर आवश्यकता के लिए जो सुखाचार दिया गया है वो आवश्यकता जनित सुखाचारों में आएगा। अपनी स्वयं की भूमि का उपयोग करना, रहने के लिए उपयोग करना आवश्यकता जनित सुखाचारों में ही आता है। तो इसको सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है। आवश्यकता जनित सुखाचार सेक्शन 13 में दिया गया है, जहां आवश्यकता के लिए अपनी भूमि का यूज करना आवश्यकता जनित सुखाचार की श्रेणी में आता है। सेकंड पॉइंट है चीर भोगाधिकार, और चीर ये है सेक्शन 15 में, धारा 15 में चीर भोगाधिकार को बताया गया है। चीर भोगाधिकार मतलब चीर समय से, यानी कि बहुत लंबे समय से जो उसका यूज कर रहा है तो वो सुखाधिकार बन जाता है। और कितने लंबे समय तक, 20 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति बिना किसी विघ्न के किसी सुखाधिकार को भोग रहा है तो वो चीर भोगाधिकार बन जाएगा और वह उसको मिल जाएगा। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने घर में कोई खिड़की प्रकाश के लिए और हवा के लिए बना रखी है और वो 20 वर्षों से बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रोक टोक के उसका यूज कर रहा है, तो अब उसके बाद में उसकी उस खिड़की को रोकने का किसी को राइट नहीं है और वह उसका सुखाचार बन जाता है। तो किसी कॉमन व्यक्ति के खिलाफ तो ये है 20 वर्ष, परंतु अगर, यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसका उपभोग आपको 30 वर्षों तक लगातार करना है। अदरवाइज तो क्या है, 20 साल तक, 20 वर्ष तक बिना विघ्न के, बिना किसी विघ्न के आप अगर उसका यूज करते हैं तो वो चीर भोगाधिकार में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। परंतु अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी है तो उसका उपभोग 30 साल तक करना होगा, तब वह चीर भोगाधिकार में लिया जाएगा। तो ये है, यानी कि लंबे समय तक अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बिना किसी रोक टोक के यूज करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रकाश लेने का, वायु लेने का, हवा लेने का, इनका अगर कोई राइट आप 20 वर्षों से लगातार कर रहे हैं तो अब ये आपको एक तरीके का सुखाचार मिल चुका है, जिसका उपयोग अब आप करते रहेंगे और इसको रोकने का कोई किसी को भी राइट नहीं होगा। थर्ड में आते हैं रूढ़िजन्य सुखाचार। अब रूढ़िजन्य सुखाचार कौन से होते हैं, जो सेक्शन 18 में बताए गए हैं। सेक्शन 18 में कौन से बताए गए हैं,
जो रूढ़ी से प्राप्त आपको अधिकार है वो रूढ़िजन्य सुखाचार आते हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई स्पेशल आपका मेला डालने का अधिकार हुआ, मुर्दों को गाड़ने का अधिकार हुआ, होलिका दहन करने का अधिकार हुआ, ये सारे अधिकार क्या हैं? ये सारे अधिकार है रूढ़िजन्य अधिकार, जो रूढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए हैं, दिए गए हैं। फोर्थ में आते हैं समनुषंगिक सुखाचार, सेक्शन 24 में दिए गए हैं। इसे अर्ध सुखाचार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या मिला है? कुछ आधा सुखाचार मिला है। जैसे किसी कोई घर में नल डालने का, किसी घर में पाइप फिटिंग वगैरह को ठीक करने का, ये जो राइट है ये है समनुषंगिक सुखाचार। एसेसरीज जो ईजमेंट है वो ये होता है कि कोई नल हुआ ठीक करना है, या कोई नाली निकालनी है, कोई परनाला निकालने का राइट है, किसी नाली को खोदने का है, उसे ठीक करने का, ये सब अधिकार क्या होंगे? समनुषंगिक यानी कि एसेसरीज ईजमेंट होते हैं। सेक्शन 4 में इसके बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट पर आते हैं सतत और असतत सुखाचार। सतत सुखाचार कौन सा है? जिसे करने की जरूरत नहीं होती, जो ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। जैसे वायु, हवा, प्रकाश, ये जो मिलने का अधिकार है ये क्या है? सतत सुखाचार है, जो कंटिन्यू मिलता रहता है। इसके लिए किसी व्यक्ति को कोई एक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु असतत सुखाचार, मुझे अपनी भूमि पर जाना है तो एक किसी फला व्यक्ति की भूमि पर से होकर निकलना है, तो यहाँ पर मुझे खुद को एक्ट करना पड़ेगा। तो जो करने वाला एक्ट होगा वो क्या होगा? असतत सुखाचार, जहाँ स्वामी को कोई कार्य करना पड़ता है। और सतत सुखाचार जहाँ उसे कोई कार्य नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली उसे सुखाचार प्राप्त होता रहता है। तो ये है दोनों टाइप, सतत सुखाचार और असतत सुखाचार। इसमें एक्ट नहीं करना है और इसमें एक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट पे आते हैं प्रकट और अप्रकट सुखाचार। प्रकट सुखाचार तो वो है जहां पर किसी सामान्य व्यक्ति को देखते ही पता चल जाता है कि ये कार्य यहाँ करना है या नहीं करना है, वो प्रकट सुखाचार है। और अप्रकट सुखाचार वो होता है जहां पर कोई सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि वो करना है या नहीं करना है, तो ये होता है अप्रकट सुखाचार। अब आते हैं सकारात्मक सुखाचार और नकारात्मक सुखाचार। तो सकारात्मक और नकारात्मक को मैं आपको बता चुकी हूं। किसी कार्य को करने के लिए मुझे अपने घर पर जाना है, तो जो रास्ते का उपयोग लेना है वो क्या है? सकारात्मक सुखाचार। नकारात्मक सुखाचार क्या है कि अगर मैं कोई अपनी भूमि पर कोई खिड़की दरवाजे से वायु प्रकाश ले रही हूं, तो कोई अन्य व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। ये क्या है? ये है आपके नकारात्मक सुखाचार, कि किसी को ना करने के लिए कहना और सकारात्मक कुछ करने के लिए कार्य करना। तो ये हमने देख लिए हैं ईजमेंट्स के टाइप। एक मिनट फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आवश्यकता जनित सुखाचार, सेक्शन 13। सेकंड पॉइंट पर आता है आपके चीर भोगाधिकार, सेक्शन 15 में इसके बारे में दिया गया है। इसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको 20 वर्षों तक बिना किसी विघ्न के अगर कोई व्यक्ति यूज करता है तो वो होगा इसका चीर भोगाधिकार। और अगर वही प्रॉपर्टी गवर्नमेंट हुई तो ये 20 वर्ष 30 वर्षों में कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं रूढ़िजन्य सुखाचार। रूढ़िजन्य सुखाचार क्या है? सेक्शन 18 में इसका दे रखा है। जो रूढ़ियों से प्राप्त आपको सुखाचार है वह
रूढ़िजन्य सुखाचार होता है। रूढ़िजन्य सुखाचार में जैसे मैंने आपको बताया था, मुर्दे गाड़ने का अधिकार हो गया, पशुओं को चराने का अधिकार हो गया, और कहीं मेले वगैरह लगाने का अधिकार हो गया। ये सब के सब रूढ़िजन्य सुखाचार में आते हैं। समनुषंगिक सुखाचार एसेसरी से रिलेटेड सुखाचार होते हैं, जहाँ नाली डालने का अधिकार, नालियों को ठीक करने का अधिकार, ये सब अधिकार है। इसे अर्ध सुखाचार भी कहा जाता है। फिफ्थ में आते हैं सतत और असतत। सतत वह है जहाँ जो अधिभोगी है उसे कोई भी एक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। सुखाचार उसे ऑटोमेटिकली मिलता रहता है, जैसे वायु हुआ, प्रकाश हुआ, इनका जो राइट है, सुखाचार है, वो सतत सुखाचार में आता है। इसके बाद आते हैं हम असतत सुखाचार में, जहां पर क्या है कि व्यक्ति को एक्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल से बताया था कि अगर मैं अपने घर पर जाती हूँ तो मुझे वहां पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां जाने के लिए जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वो होता है असतत सुखाचार। प्रकट सुखाचार वो होता है जहाँ पे कोई भी सक्षम व्यक्ति सावधानी से देखने पे उसे पता चल जाता है, जैसे परनालों नालियों से निकालने का कोई व्यक्ति का अधिकार होगा, कोई नाली निकालने का या कोई ऐसा अधिकार है, वो है प्रकट सुखाचार। अप्रकट सुखाचार में क्या होगा, जहाँ कोई चिन्ह तो होगा नहीं और सक्षम व्यक्ति को इसकी जानकारी भी नहीं होगी। तो वो जैसे राइट क्या है कि मान लीजिए किसी को अपनी भूमि पर, अगर मान लो मेरी भूमि है तो मैं किसी को अपनी भूमि पर कोई भी भवन नहीं खड़े करने दूं या खड़े करने दूं, ये जो राइट है वो क्या है, अप्रकट सुखाचार है। सकारात्मक सुखाचार कौन से होंगे, सकारात्मक सुखाचार वो होगा जो कुछ करने के लिए होगा, और नकारात्मक सुखाचार क्या होगा कि जैसे वायु या प्रकाश के लिए है तो वहां पर उसको रोक नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। तो ये हमने क्विक रिवीजन कर लिया इसका। तो आपका ये ईजमेंट का टॉपिक आज यही खत्म होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।